कैसे हैं जी आप सभी लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग क्लास भी बढ़िया से चल रहा है, बेहतरीन से पढ़ाई हो रहा है, हर एक सेशन आपके लिए लाया जा रहा है। बाबू इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। इस क्लास हमारा ये जो क्लास है ये होगा एक इंट्रोडक्शन क्लास आप बोल सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, तो सर राजनीतिक विज्ञान क्या 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 होता है, इसको हम पढ़ेंगे तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको मतलब कैसे पढ़ेंगे। तो हम इसको जो होता है ना इसको डिटेल वाइज समझेंगे, आगे समझेंगे। और हाँ, हम एक भी कॉन्सेप्ट बिना छोड़े हुए नहीं जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई तक घुस घुस के मतलब सोशल साइंस का हर एक सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। बोल रहे ना, आप बस क्लास कीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसमें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम पीडीएफ एनसीईआरटी का लगा पढ़ाएंगे आपको, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का मतलब हर एक वर्ड को एक एक चीज़ को कनेक्ट करके बताएंगे, ताकि जिससे आपको आगे चले कंपटीशन में कभी दिक्कत ना हो कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको दिक्कत हो जा रहा है। ये होता है ना, बहुत से बच्चे होते हैं बाबू हम आर्ट्स ले लिए हैं पढ़ाई कम करें चलते, नहीं। आर्ट्स वाले जो लेते हैं ना वो भी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हम आर्ट्स लिए हैं तो हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बाबू कंपटीशन टफ हो चुका है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक बार निकल रहे हैं तो रौंद के रख दे रहे हैं, पूरे सालों साल पढ़ रहे हैं। आप लोग को हर एक चीज़ पर बेहतरीन गाइड रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लो, अब हम लोग अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इस क्लास से सर हमको क्या क्या मिलेगा, तो इस क्लास से आपको मिल जाएगा आप इसमें इस बेहतरीन से आप सीखिएगा राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत को, ठीक है। राजनीति जो शास्त्र होता है उसके सिद्धांत को, उसका परिचय हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या होता है पॉलिटिकल साइंस, क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी, इसके इंट्रोडक्शन को। और ये जो हम बोलेंगे ना, तो आज का जो चैप्टर 1 है इसका एक इंट्रो पार्ट है। क्या है? एक इंट्रो पार्ट है, ठीक है। ये आज वाला जो क्या है ये इंट्रो बोल सकते हैं आप। आज वाला यह एक आपका इंट्रो है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसका जो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इसमें हम बहुत सी चीज़ पढ़ेंगे। अगर आपसे हम सिंपल पूछें कि सर आप बताइए कि अगर किसी देश का निर्माण करना है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या होना चाहिए। किसी भी राज्य को, किसी भी देश को बनाने के लिए उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या होता है। किसी भी देश को, किसी भी राज्य को के निर्माण के लिए उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या होता है। तो सर उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत से होते हैं, खास करके वो होते हैं जो उस देश के मूलभूत इकाई होते हैं, जैसे नागरिक, जनसंख्या, ठीक है। किस देश की जनसंख्या कितना है, उस देश के में होने वाले मतलब उस देश में होने वाले गतिविधियों को पूरी तरह निर्भर करता है। पूरी तरह उसको वश में रखता है कि उस देश में क्या होने वाला है, कौन सा मूवमेंट होगा, क्या होगा। उस देश की जनसंख्या पे डिपेंड करता है, उस देश में किसकी सरकार बनेगी, तो वो जनसंख्या पे निर्भर करता है। एक टेरिटरी डिपेंड करता है, किस टेरिटरी से कितना आ रहा है पॉपुलेशन, क्या हो रहा है, मतलब कौन से क्षेत्र का लोग, कौन सी जाति का लोग। ये सबको एक टेरिटरी, एक राज्य, एक देश के बारे में बढ़िया से बताना, ये क्या होता है, ये किस चीज़ से डिपेंडेंट होता है, तो ये हमारा होता है, ये चीज़ से होता है। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस बताता है। हमारे पॉलिटिकल साइंस हमको बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा सरकार का कर्तव्य क्या है, हमारी जो सरकार है उसका क्या कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा जो सरकार है उसका क्या कर्तव्य है हमारे प्रति, हमारा जो सरकार है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा जो सरकार है उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है। इसके बारे में कौन सा बताता है, तो इसके बारे में बताता है हमारा पॉलिटिकल साइंस। कौन सा बताता है बाबू, तो ये बताता है हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद बताता है लोग हमारे जो अधिकार हैं, एक अपना अधिकार, एक नागरिक का अधिकार, कि हम जिस देश के नागरिक हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। अब देखो, आप बताओ कि संविधान या फिर बोले तो राजनीतिक शास्त्र, आप लोग जानते हैं राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र हम सिंपल भाषा में पूछें तो राजनीतिक शास्त्र होता क्या है, एक बात बताओ। तो अगर देख लीजिए, मान लीजिए किसी स्कूल में आप रहते हैं, स्कूल गए हो ना, स्कूल गए हो, तो इस स्कूल में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे होते हैं, स्कूल का कुछ डायरी बुक आपको मिलता था। डायरी बुक उसमें क्या होता था कि आपको इतना बजे स्कूल होगा, इतना बजे से आपका ये चलेगा, आपका फर्स्ट पीरियड ये चलेगा, फर्स्ट सेकंड पीरियड ये टाइम से चलेगा, और थर्ड पीरियड इस टाइम से चलेगा, फोर्थ पीरियड इस टाइम से चलता था ना, रहता था ना। उसी तरह किसी भी देश को या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो होता है हमारे देश के रूप में, देश में जो है उसका नाम है संविधान। क्या है जी, हमारे जो देश में अभी है उसका नाम क्या है, संविधान है।
किसी भी देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जिस लिखित बुक का ज़रूरत होता है उसका नाम होता है संविधान। और इसी संविधान के बारे में, सीधे बात बोले तो इसी संविधान के बारे में और इससे होने वाले प्रभावों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, राजनीतिक विज्ञान में। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कैमरा फ्लक्चुएशन में, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। लो अभी बाबू कैमरा सेटअप ऐसा ही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद हमारा जो आगे वाला आता है, इसके बाद देखो अब हम सीधे चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक पे। जैसा कि आप लोग से हम बोले हैं कि इसको डीपली तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे बिना किसी चीज़ को छोड़े हुए, ठीक है। चलो देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला जो हमारा है मतलब जहाँ से हमारा बुक शुरू होता है, हमारा पहला जो चैप्टर है वो बोलता है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में एक परिचय कराता है। अभी हम आपको बता के आ रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का जरूरत क्यों पड़ा, राजनीतिक सिद्धांत ऐसे की क्या आवश्यकता है, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं, लेकिन हमें उन चीज, अब इसमें देखते आप लोग ने देखा होगा कि एक किताब याद कीजिए, लेकिन हमें उन चीज़ों को याद करेंगे जिसमें हमें जुड़ी है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और आगे देखना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, इसको बढ़िया से हम पढ़ते हैं। मनुष्य दो मामले में अद्वितीय है। अब हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। देखो जैसे बोल रहा है कि, एक सेकंड थोड़ा साइज कम कर लें। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, एक उसके पास विवेक होता है और दूसरा अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। देखो जो हमारे ह्यूमन होते हैं या फिर हम लोग जो हैं, हम लोग के पास क्या पावर है, क्या पावर है, एक तो उसके पास अपना माइंड होता है, क्या होता है, अपना माइंड होता है। और दूसरा वो जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, उसको सोचने समझने की क्षमता होती है। समझ रहे हो ना? जो हम ह्यूमन हैं, हम लोग के अंदर दो क्वालिटी है। एक क्वालिटी क्या है, तो एक क्वालिटी ये है कि हमारे अंदर जो होता है वो होता है, हमारे अंदर विवेक होता है, हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, विकास है, हम अपने अपने आने वाले मतलब समय के लिए सोच सकते हैं ये सही है मेरे लिए, ये गलत है, अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। और हम अपने गतिविधियों के अनुसार अपने योग्यता को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी योग्यता क्या है, मैं टीचिंग कर सकता हूँ। आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में आप कुछ अपने करेंगे, आप कुछ और बेटर करेंगे, देश को बेहतर बनाने में कुछ काम करेंगे। तो इस चीज़ों को करने में जो होता है ना, वो योग्यता आप जो दिखा रहे हैं, ये हमारे मनुष्य के अंदर दो क्वालिटी होता है, ठीक है। ये सब हमको रिलेट करना है सोशल साइंस पढ़ने के लिए, राजनीति विज्ञान है इसको समझने के लिए। उसके पास भाषा का प्रयोग एवं एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास भाषा का प्रयोग करना, आप एक दूसरे से, हम लोग आपस में बात करके, आप क्लास करा रहे हैं, हम आपसे आपसे बात कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये क्षमता है। ये किसी और जानवर के पास नहीं है। ये कुत्ता बिलार हाथी घोड़ा के पास नहीं है कि वो क्लास कर ले, वो किसी से बात करके समझ ले। ये क्षमता केवल मनुष्यों के पास है, ठीक है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरम भावनाओं एवं आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। अगर आपको कोई दुख तकलीफ हो गया, आपको मेरा क्लास अच्छा नहीं लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिखते हैं ना, सर आपका क्लास अच्छा नहीं लगा, आप बहुत बकवास पढ़ा रहे हो, तो आप लिख दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसी चीज़ को हम सुधारने के लिए फिर अगली बार मेहनत करके आएंगे। तो यही चीज़, हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं के बारे में व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं और एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य के अंदर क्वालिटी होता है। वह जिन्हें अच्छा एवं अवांछनीय मानता है, अपने उन विचारों का साझा कर सकता है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना कि सर आपको आप जो ये टॉपिक पढ़ाए हमको बहुत पसंद आया, ऐसे ही वीडियो और जल्दी जल्दी बना के लाइए, हम लोग का एग्जाम पास में, लिखते हैं ना। लेकिन वही थोड़ा सा मिस्टेक कभी हो जाता है, बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन का आंसर उल्टा आ जाता है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक से, तो आप बोलते हैं कि सर आपका यहाँ पे गड़बड़ हो गया, आप गलती पढ़ा दिए। तो बाबू यही होता है अपनी आकांक्षाओं और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसी चीज़ के लिए बारे में बताया गया एनसीईआरटी में भी
कि अपनी उन चीज़ को भावनाओं को व्यक्त करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। इसे राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े मानव अवसंताओं के इन जुड़ाव के पहलू में होती है। ये जो जितने भी हम आपको बताए हैं ना भाई, विवेक, बुद्धि, एक दूसरे से बात करना, समझना, सीखना, क्षमता व्यक्त करना, ये सब किस चीज़ होता है? ये सब हमारे राजनीतिक विज्ञान जो होता है ना, इसकी क्षमताओं से रिलेटेड होता है। राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताने के लिए ये व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े माने एक सेकंड राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े मानव अस्तित्व के इन जुड़ाव पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। आपको पता है ना समाज क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जाति, अलग धर्म या फिर कोई भी एक साथ रहते हैं, अपने सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते हैं, हर चीज़ में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, वो क्या होता है? समाज होता है। अभी आप समाज में रह रहे हैं, मैं भी समाज में रह रहा हूँ। हमारे समाज का ही एक जरिया है शिक्षा ग्रहण करना। हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अपने समाज को स्वस्थ सुरक्षित बनाएंगे, अपने समाज को उन्नत बनाएंगे। इसलिए ये सब समाज को संगठित करने का एक योग्यता होती है। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, एक समाज जो है वो कैसे संगठित होगा, ये किस चीज़ के बारे में हम किस चीज़ से सीखते हैं? ये सीखते हैं हमारे राजनीतिक विज्ञान से। हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है? क्यों है ज़रूरत, ये बताओ। हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है? क्यों पड़ी हमें सरकार की ज़रूरत? क्यों पड़ी हमें मोदी जी की ज़रूरत? क्यों पड़ी हमें नीतीश जी की ज़रूरत? देखो बाबू, आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके घर के सारे काम काज आपके पिताजी करते हैं। मतलब कुछ तो फैमिली के हेड कौन है? पिताजी होंगे या फिर दादाजी होंगे। तो किसी भी चीज़ के हेड कौन है? आपके पिताजी होंगे या फिर आपके दादाजी होंगे ना आपके घर में। तो आपके घर में या तो आपके पिताजी हेड होंगे या फिर आपके दादाजी हेड होंगे। तो वही चीज़ किसी भी समाज में, किसी भी देश में एक हेड होने की आवश्यकता क्यों है? तो जो हेड होता है ना, जो हमें सरकार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर सरकार रहेगा तो उसके अंडर हर चीज़ होगा। एक सिस्टम के अंदर एक तरीके से, एक बेहतरीन ढंग से हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझा जाएगा। कोई भी काम को नियमित रूप से चलाया जाएगा, हर एक चीज़ को बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। कहीं सरकार की मतलब सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार का सड़क वाला विभाग अलग कर दिया जाता है, हर चीज़ का विभाग, अस्पताल का विभाग अलग कर दिया जाता है। तो एक हेड रहता है ना, वो हर चीज़ का इंचार्ज लेता है। इसलिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे देश को हर एक पहलू में बेहतरीन और उन्नत बनाया जा सके और उसको बेहतरीन ढंग से चलाया जा सके, ठीक है। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? आपने तीन को सुना होगा। एक होता है लोकतांत्रिक, एक होता है राजनीतिक, एक होता है कौन सा होता है? एक होता है लोकतांत्रिक, दूसरा होता है राजनीतिक, तीसरा होता है तानाशाही। आपने सरकार का तीनों रूप सुना है ना? तीन टाइप के सरकार होते हैं। क्या आप जानते हैं तीनों में बेहतर सरकार कौन होता है? इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है? क्वेश्चन तो उटपटा लग रहा है ना। क्या कानून हमारे आज़ादी को सीमित करता है? अगर कानून है, कानून बन रहा है, तो क्या हमारे आज़ादी को सीमित कर दे रहा है? क्या लिखा है कि आपको रोड पे लेफ्ट साइड चलना है? ये कानून बना नहीं है, लेकिन वो अपना मानना है। क्या कानून है कि आपको किसी का हत्या नहीं करना है? तो ये आपको मतलब जो आज़ादी है उसको सीमित कर दे रहा है। क्या कानून है किसी को छेड़खानी नहीं करना है? तो ये क्या आपकी आज़ादी को सीमित कर दे रहा है? इसके बारे में पढ़ना है हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। राज्य सत्ता की अपनी नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है? जो राज्य सत्ता होते हैं, जैसे जो अभी राज्य सत्ता में बैठे हैं हमारे नीतीश जी, और ऊपर में केंद्र में बैठे हैं पीएम मोदी जी, तो इन लोग को अपने जो नागरिक हैं उनके प्रति क्या देनदारी है? इन लोगों को क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के प्रति? इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, इससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि एक सेकेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है दूसरे नागरिक। कहीं अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उसके लिए उसके साथ कुछ वल्गरिटी हो रहा है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठाने का अधिकार है। ये हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब जांच पड़ताल के अनुसार कुछ शुरू करते हैं अपने टॉपिकों को, ठीक है। जो है राजनीतिक सिद्धांत होता है या फिर राजनीतिक शास्त्र जो होता है, वो इन प्रश्नों का पड़ताल करता है, इन प्रश्नों के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने प्रश्न किया, राजनीतिक जीवन के
अनुप्रमाण करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है ये? तो ये बात करता है हमारी स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में और न्याय जैसे पहलुओं के बारे में। ठीक है ना? ये उसके सुव्यवस्थित रूप में व्यस्त करने का विचार करता है, बताता है कि कैसे उसको जो हमारे जो मूल रूप है स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार, ये सब कुछ सुचारू रूप से चलाने में मदद कौन करता है सुव्यवस्थित रूप से? ये हमारा करता है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, चलो यह इनके एक अन्य, एक सेकंड चेक कर ले, हाँ चल रहा है। यह इनके अनेक और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व को व्याख्या करता है। यह बताता है, यह उन चीज़ों को, उन पहलुओं को बताता है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें क्या करना है, राजनीति में क्या फर्ज होता है। आज इंट्रोडक्शन है, इसलिए आपको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में बता रहे हैं, आपको हर एक कंसेप्ट को समझा रहे हैं कनेक्ट करके कि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये बताता है कि महत्व क्या है, व्याख्या क्या करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों के केंद्र में रखकर उन अवधारणाओं को मौजूद कर परिभाषा को स्पष्ट करता है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में राजा वजा हुआ करते थे, आपने सुना है ना राजा वजा के बारे में। ठीक है, एक घनानंद का नाम सुना होगा, धनानंद के बारे में। वहीं एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा। दो राजाओं का नाम सुने ना। एक था अपने प्रजा का शोषण करता था, उससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेकर के और अपने धरोहर को, अपने सैन्य बल को बढ़ाता था, अपने इच्छानुसार कार्य करता था, हमेशा मदिरा में लिप्त रहता था ना। वहीं एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो अपने प्रजा के प्रति, अपने देश के प्रति अपने प्राण को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। उनका प्रण था कि जब तक भारत को एक अखंड देश नहीं बना दूंगा, हर एक क्षेत्र को नहीं बना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उनके साथ चाणक्य भी थे। तो ये सब होते हैं हमारे जो प्राचीन। और इस टाइम क्या है आप सबको जानता है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, या फिर जो भी पहले रह चुके हैं या फिर जो आगे आने वाले हैं, उन लोगों का क्या फर्ज बनता है, वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हमको बेहतरीन ढंग से राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने को सिखाता है। ठीक है, यह विद्यालय, अच्छा, या विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता, समानता विस्तार का वास्तविक एवं परख भी करता है। आप लोग को स्कूल में कुछ ऐसा ना हो, बच्चा को ज़्यादा प्रताड़ित ना किया जाए, उसको जाति धर्म के नाम पे अलग अलग अछूता व्यवहार ना किया जाए। कोई मान लीजिए थोड़ा नीची जाति का विद्यार्थी है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। हर कोई को समान अधिकार से पढ़ने का व्यवहार है, इसलिए हर को पढ़ने का समान अधिकार दिया जाए। इस चीज़ के बारे में हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो सिद्धांत है वो बताता है। किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना हो, कोई किसी दुकान पे गया तो उसके साथ ऊंच नीच का व्यवहार ना हो, किसी बस ट्रेन में उसके साथ कुछ भी अभद्र व्यवहार ना हो, किसी के साथ कोई भी दिक्कत ना हो ट्रेन में या फिर कोई सरकारी कार्यकालय में। लेकिन होता है, लेकिन हम लोग को तो नहीं जानना है ना, सरकारी कार्यकालय में ऐसा कुछ ना हो। इस चीज़ के बारे में राजनीतिक सिद्धांत बताता है, समझे ना। सरकारी कार्यकालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता और समानता के विस्तार का वास्तविक बारे में बताता है। आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं। जो हम लोगों ने देखा कि यह हमारे ट्रेन को, या हमारे विद्यालय में होने वाले प्रताड़नाओं को, या हमारे दुकान में होने वाले भेदभाव को, या फिर बस ट्रेन कहीं पे भी होने वाले भेदभाव को ये रोकने में, उसको समझने में मदद करता है। वो क्या, ये कितना सही है, कितना ये सही है, कितना इसकी परिभाषा उपयुक्त है, ये सब के बारे में बताता है। वर्तमान संस्थाओं जैसे सरकारी संस्थाओं जैसे नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। जो अभी चल रहा है देश में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे कानून बन रहे हैं। यूजीसी एक्ट आया था, यूजीसी, ठीक है, आप लोग यूजीसी आप लोग जानता हो, आप लोग जाने होंगे यूजीसी एक्ट के बारे में। तो ऐसे ही ऐसे बहुत से कानून आ रहे हैं जिसका होना या फिर ना होना जरूरी है, और हल्का नहीं भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देश धर्म के नाम पे लड़वाना, ये सब बात अलग है, समझे। तो स्वतंत्रता और समानता के विस्तार के बारे में परख कराता है और बताता है कि कहाँ पे गलत हो रहा है, हमारे संविधान में क्या लिखा है, हमें क्या अधिकार मिला है खास करके,
और हम जो जिसको चुन के भेज रहे हैं वो किस काम के लिए भेजे, उसको क्या अधिकार है। हर किसी को अपना अधिकार के बारे में राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है, समझे। चलो, सरकारी नौकरशाही ये सब के बारे में बताता है। और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचना और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। आप लोगों ने शुरू में पूछा था ना, क्वेश्चन दिया था ना कि सर जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ने से क्या मिलेगा। जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके परिचय जो चैप्टर पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत, मिलेगा क्या, क्यों पढ़ें, पढ़ना क्यों है, इसी क्वेश्चन को ना दिक्कत था। चलो इसका क्वेश्चन हमको बताते हैं कि इसको इसलिए कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्न करने के लिए, जो नेता आते हैं तो उनके पैर ना पड़ करके, जो साल भर गायब रहते हैं और वोट के टाइम में आते हैं पैर पड़ते हैं, तो साल भर कहाँ रहते हैं, हमारे दुख तकलीफ में कहाँ रहते हैं, इन सब प्रश्नों को पूछने का अधिकार देता है राजनीतिक सिद्धांत, समझे ना। हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक सिद्धांत के बारे में प्रश्नों को करने का अधिकार दिलाता है, समझे, वो भी तर्क संगत ढंग से। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बेहतरीन ढंग से उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा अधिकार ये है, आपने हमको ये प्रोवाइड क्यों नहीं कराया। ठीक है, इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। ठीक है, अभी तक परिचय भी चल रहा था बाबू। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम सीखने वाले क्या हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं लोग। पहला क्या सीखने वाले हैं लोग, तो हम पहला सीखने वाले हैं लोग कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, दूसरा इसका अध्ययन करना क्यों चाहिए। बताओ, इसका क्वेश्चन हम आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए लो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लो। ठीक है, चलिए लो, आज का क्लास आप लोग का जो परिचय वाला है वो यहीं तक समाप्त करते हैं। और हाँ, आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लीजिए लो, एनसीईआरटी बुक रहेगा तो बहुत फायदा रहेगा। एनसीईआरटी तो हम करा ही रहे हैं फुल डिटेल में एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपका जो ये क्लास किन किन लोगों के लिए है, तो ये जो आपका मतलब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। आपका जो खासकर ये 12th जो 11th जो आपके बोर्ड एग्जाम वाले हैं, 11th जिनका है, 11th क्लास जो कर रहे हैं आर्ट से, उनके लिए है। और कंपटीशन जो कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन ढंग से उनका फाउंडेशन बेस हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, समझे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक ये देखो, ये जो हम दिखा रहे थे तुमको, ये जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, रुक जाइए इसको मिनिमाइज करने दो। ये जो भी आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका है ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है। इस पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा क्लास का, हर चीज़ के बारे में आपको अपडेट इस चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी भी चीज़ का हिडन फी नहीं लगेगा, आप किसी भी चीज़ का फी नहीं देना है। और बाबू हाँ इस चैनल पे आपका जो अब बाबू जो 11th क्लास का तो है उसका तो चल रहा है, जल्द ही 12th क्लास का भी लाएंगे हम। लेकिन देखो, जो बच्चे 10th में हैं, ठीक है, 10th में हैं, जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए आरंभ बैच आ चुका है। कौन सा बैच आ चुका है, आरंभ बैच आ चुका है। ये एकदम फ्री है, ठीक है। इसमें आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और एक और बात, जो मैथ है ना, मैथ बच्चे डरते हैं, क्यों, क्योंकि सर हम 10th किए हैं मतलब बिहार बोर्ड से, और हमको आगे चले करना है जेई। लेकिन होगा क्या, आप बस बना रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, लेकिन जो आगे वाला कंपटीटर है आपका वो बना रहा है एनसीईआरटी आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब बुक लगा के जा रहा है। तो आप उसके जब कंपटीशन बैठेगा तो कैसे उसको टक्कर दे पाइएगा, दे पाइएगा नहीं दे पाइएगा। इस चीज़ के लिए हम मैथ में खुद कराने वाले हैं। इसमें आपको हम कराएंगे एनसीईआरटी, ठीक है, आर एस अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद कराएंगे एमबीडी बुक, एमबीडी का जो गाइड बुक होता है ना वो। उसके बाद कराएंगे केसी सिन्हा, ठीक है, केसी सिन्हा कराएंगे, ठीक है। और ई 3 गो बुक, इसके अलावा वो क्वेश्चन बैंक कराएंगे, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये सब आपके हम 4 बुक कराएंगे एनसीए मैथ में 4 बुक,
ताकि आपका मैथ का एक भी बेस कमज़ोर ना रहे बाबू, उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसे चार्ज वार्ज नहीं देना है, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश जो होता है ना, बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है बाबू। हम जो इंग्लिश का सेशन लाएंगे ना आप लोग के लिए, सही बता रहे हैं, 10th में बाबू आप लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। आइए आप लोग 11th वाले जो देख रहे हैं, आप लोग भी वही सेशन कीजिएगा। लो पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रामर से। ग्रामर तुम लोग का एसएससी लेवल तक पढ़ाएंगे, एनडीए लेवल का पढ़ाएंगे, एसएससी लेवल का पढ़ाएंगे। तुम्हारा जितना भी कम्पिटेटिव लेवल का इंग्लिश होता है ना, वो कराएंगे तुमको, समझो। ग्रामर तुमको हम कम्पिटेटिव लेवल का ग्रामर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। इसी चैनल पे कराएंगे, इसी चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग का 10th में बैच, 10th बैच जो आरंभ बैच है, उसमें हम उसको ऐड कर दिए हैं। आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना है, हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट 10th का ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ में 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश जो आपको बोलते हैं कि बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है, हम बोलते हैं क्यों नहीं पढ़ना है, जब एग्जाम में नहीं देना है इसका मतलब क्या, नहीं देना है तो नहीं पढ़ेंगे। और लाइफ में फ्यूचर में लग गया लंका, लग गया लंका, इसलिए हरदम पढ़ना है। इंग्लिश तो जरूरी है, कंपलसरी है बाबू। इन फ्यूचर, अभी फ्यूचर जो आ रहा है इंग्लिश के ही बेस्ड पे आ रहा है, तो आप लोग किसी भी चीज़ को बिना छोड़े, बिना कुछ समझे छोड़िए लो मत, उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए लो। आप लोग का सेशन फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए लो, ताकि सेशन मिलते रहे। और हाँ, इसका भी जो आप लोग का 11th वाला है, इसका भी पीडीएफ यहीं पे टेलीग्राम चैनल पे, मतलब व्हाट्सएप चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग फटाफट दोनों ज्वाइन कर लीजिए लो। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो, उसके बाद गूगल स्कैन से एक एक को स्कैन करके और ज्वाइन हो जाइए लो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज वार्ज नहीं देना है। तब तक के लिए जय हिंद।